तुम्हारा स्वागत है टोक्यो गूल के तीसरे पार्ट में। तो यार तुम्हारे कमेंट्स थे कि आप थोड़ा और ज्यादा डिटेल में वीडियोस बनाओ। तो देखो यार उतनी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जितना जरूरी हो, क्योंकि जानबूझ के मैं अगर वीडियो को खींचूंगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और मेरा भी। लेकिन इस पार्ट को मैंने काफी ज्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि पता है पहले मैं सोच रहा था कि इस पार्ट में और ज्यादा चैप्टर कवर कर दूं, बट मैंने देखा कि यार इस पार्ट में काफी ज्यादा कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज वगैरह हैं जिन्हें मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस पार्ट के लिए थोड़े कम चैप्टर चुने और इसका जो अगला चैप्टर आएगा वो भी काफी डिटेल में होगा। एंड यस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जो मुझे सही लगे मैं उन पर वर्क जरूर करूंगा। सो यही थी सारी रामकथा, चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। यार रिकैप। अब रिकैप में क्या ही रिकैप करूं, बहुत है, पर इतना बता देता हूँ। पिछले पार्ट में क्या हुआ कि कानेगी को आओगिरी वाले आकर उठाकर ले जाते हैं और फिर यामोरी उसे टॉप करता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा इवॉल्व होता है और एक खतरनाक गूल बन जाता है। उसके बाद वो उसे ही मार कर खा जाता है। फिर वो तोका वगैरह को बचाता है और अब कानेगी लास्ट में डिसाइड करता है कि अब वो एक अलग पाथ पर जाएगा, जहाँ उसे सुकियामा और बेंजो ज्वाइन करते हैं। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। टोक्यो गूल पार्ट 3। तो ये पार्ट की शुरुआत होती है एक छोटे से टाइम स्किप से, जहाँ 6 महीने बीत चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोतारो अमोन को उसकी 11th वार्ड में हुई आओगिरी से बैटल के लिए प्रमोशन दिया जा रहा था। अब वो रैंक 1 इन्वेस्टिगेटर से सीनियर इन्वेस्टिगेटर बन गया था, और जो ज्यूजो था वो भी रैंक 3 से रैंक 2 पर आ गया था। और हाँ, उसे एक नई क्विंकी भी मिल जाती है जो कि एक डेविल की कुल्हाड़ी जैसी लग रही थी, और वो काफी बड़ी और खतरनाक भी थी। और वो उसका नाम रखता है जेसन, बिकॉज उसने उसी की काकुओं से वो बनवाई थी। और हाँ, इसी सेरेमनी के दौरान ही अमोन मिलता है द ग्रेटेस्ट सीसीजी इन्वेस्टिगेटर, द वन एंड ओनली द गोट ऑफ द गोट्स। ज्यादा हो गया ना? हाँ, तो वो आरिमा से मिलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अमोन का नया पार्टनर डिसाइड हो गया था, और वो और कोई नहीं उसके पुराने पार्टनर माधो की बेटी थी, अकीरा माधो। और अमोन इस डिसीजन से काफी सरप्राइज था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ताकीजावा था वो अकीरा का पुराना क्लासमेट था, लेकिन वो उसे थोड़ा सा ऐसा जलता था बिकॉज शी वॉज द नंबर 1 टॉपर इन द यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज इन सेकेंड प्लेस ऑलवेज। तो वहाँ उसकी रिसर्चिंग स्किल्स देखकर वो समझ जाते हैं कि वाई शी वॉज द नंबर 1 टॉपर। और यहाँ पर भी ताकीजावा को ऐसा नंबर 2 वाली फीलिंग आ रही थी। अब वो अमोन के साथ एकदम कैजुअल बिहेव कर रही थी जैसे कि वो उसके साथ का ही है, जबकि वो सीनियर इन्वेस्टिगेटर है और वो रैंक 2 इन्वेस्टिगेटर। काफी ज्यादा फर्क है। अब हमें दिखाया जाता है कि गूल रेस्टोरेंट में काफी सारे गूल्स का मैसेकर हुआ था, और इसलिए फिर वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए अमोन और अकीरा आते हैं। एंड जब अमोन उन्हें कटी हुई हालत में देखता है तो वो समझ जाता है कि ऐसे अटैक्स तो वो आई पैच वाला गूल करता है, और मुझे लगता है कि वही हमें उस रैबिट गूल तक ले जा सकता है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि लास्ट पार्ट में जब इन सीसीजी के लोगों ने 11th वार्ड के आओगिरी के अड्डे पर अटैक किया था, तो असल में उनके ऊपर अटैक करवाना भी आओगिरी वालों का ही प्लान था, क्योंकि उन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर 23rd वार्ड के डिटेंशन सेंटर में जाकर जो उन्होंने एसएस रैंक के गूल्स कैद कर रखे थे वो उन्हें आजाद करके अपने साथ ले आते। तब याद होगा तातारा कहता है लास्ट पार्ट में इन सीसीजी वालों को लग रहा है कि ये जीत गए, लेकिन असल में जीत हमारी हुई है। अब मारुतो के ऑर्डर पर अमोन और अकीरा जाते हैं एक गूल से बात करने के लिए 23rd वार्ड के ही डिटेंशन सेंटर में, जो कि वहां अभी भी कैद था, और उसका नाम था दोनातो पोरोपोरा, जो कि एक एज्ड गूल था, बुढ़ा सा। अब जब अमोन उसे मिलने के लिए जाता है तो वो कहता है कोतारो माय बिलव्ड सन। अब तुम सोच रहे होगे साला ये इसका बाप कैसे हो सकता है, ये गूल है और वो इंसान। तो मैं इधर क्लियर कर दूं कि ये उसका फॉस्टर फादर है, तो इसने इसे पाला है पर पैदा नहीं किया। क्या है कि जो ये गूल था वो पहले एक चर्च में प्रीस्ट था, और वहीं उसने कई अनाथ बच्चों के साथ ही अमोन को पाला था। अमोन कहता है मुझे बेटा मत बुलाओ, मैं तुम्हें अपना बाप नहीं मानता। फिर वो बोलता है ये तुम्हारा पार्टनर का है, वो अजीब सा बंदा, मुझे लगता है वो मर गया, क्यों? और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। अमोन कहता है मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। वो कहता है क्यों नहीं, बट अकेले में। और फिर अकीरा वहां से चली जाती है। अब अमोन उसे क्वेश्चन करता है कि आओगिरी की टीम ने यहाँ से गूल्स को कैसे निकाला, उनके पास चाबी कहाँ से आई यहाँ की, और भी कई सारे क्वेश्चंस वो पूछता है, लेकिन वो सबके आंसर करता है आई डोंट नो। वो कहता है मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है, और मुझे ये भी पता है कि उस मारुते ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है मुझसे क्वेश्चन करने के लिए। वैसे एक बात बताऊं,
जब वो लोग इधर आए और उन गार्ड्स को जब मारा ना, तो उनकी चीखें सुन के बाय गॉड भाई मजा आ गया। एमॉन समझ गया था यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं और वो वहां से जाने लगता है। तभी वो उसे कहता है, एमॉन चेज द व्हाइट रैबिट इंस्टेड ऑफ एलिस, यू विल रीच द सेम प्लेस। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा ना कि उसने ये क्या हिंट दी, लेकिन आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है जो कानेगी का दोस्त था वो भी सीजीजी में काम कर रहा था एज अ सपोर्ट स्टाफ, जैसे कि अगर कोई फाइल्स इधर से उधर लानी हो और कहीं बाहर से खाना वगैरह लाना हो, मींस वो उनका एक तरह से छोटू है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि जो 11th वार्ड के आवगरी पर इन सीजीजी वालों ने रेड मारी थी, तो एक्चुअली में इन्हें किसी खबरी ने बताया था कि वो आवगिरी का अड्डा है। पता है इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो खबरी था कौन जिन्होंने इसे खबर दी थी, और इसीलिए उसके बाद से ही मारुदे और उसकी टीम उस खबरी की तलाश कर रहे थे और फिर उन्हें पता चलता है कि वो खबरी हिदे था जो उनका छोटू बना हुआ है। अब ये सुनकर मारुदे शॉक हो जाता है और हिदे को बुलाता है और उससे साफ साफ पूछता है वो, और हिदे भी उसे साफ साफ आंसर करता है कि हाँ मैं ही वो खबरी हूँ। वो बताता है कि उसे ना ये डिटेक्टिव वाले कामों में ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, इसलिए वो ऐसे रोड पर फिरता रहता था और जिस पे भी उसे शक होता था ना उसकी खबर वो पुलिस को चुपचाप पहुंचा देता था। अब एक दिन ऐसे ही हुआ जब वो घूम रहा था, तभी उसे यामोरी दिखता है और उसे उसके ऊपर शक होता है, इसलिए फिर वो उसका पीछा करने लगता है और उसके अंदर से उसे एक अलग ही स्मेल भी आ रही थी। और फिर वो अपने कुछ पैसे जानबूझकर उसके पैरों के साइड में गिरा देता है और उसी बहाने से वो अपने पैसे उठाने लगता है। और जब वो अपने पैसे उठा रहा होता है और उसी में मौका देखकर वो उसके पैरों में एक जीपीएस लगा देता है एंड उसके बाद उसकी मदद से उसे उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। वो कहता है इट वॉज ऑल कोइंसिडेंस, मुझे नहीं पता था कि वो एक गूल है और वो भी एक बड़े ग्रुप आवगरी जैसे। अब ये सुनकर मारुदे इंप्रेस हो जाता है कि भाई इस बंदे में दिमाग और हिम्मत दोनों ही है। फिर वो बुलाता है अमोन और अकीरा को और उनसे कहता है आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा, और हाँ आज से ये स्टाफ असिस्टेंट नहीं इन्वेस्टिगेटर असिस्टेंट है। अब हमें दिखाया जाता है 6th वार्ड जहाँ बेंजो, कानेकी और सुकियामा किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे जहाँ उनका 3 गूल्स इंतजार भी कर रहे थे। अब वहां पहुंचकर उनसे बात करते हैं। फिर वो बताते हैं कि उनके 6th वार्ड के लीडर का नाम है साची और वो एक रेट एसएस गूल था और वो भी 23rd वार्ड के डिटेंशन सेंटर में ही था। और उन्हें ये भी लगता है कि आवगिरी ने जब उधर हमला किया तो शायद उनका बॉस भी वहां से आजाद हो गया। अब कानेकी इनसे मिलने के लिए इसलिए आया था क्योंकि जो साची का असली नाम था ना वो था मादासाका कामिशीरो, सेम सरनेम जो कि रिजे का था। उसे लग रहा था कि शायद उसे रिजे के बारे में कुछ पता होगा। अब वो कानेकी से कहते हैं आजकल सीजीजी इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए उस गूल रेस्टोरेंट मैसेकर के बाद ही। फिर वो कानेकी से पूछती है भाई तुम तो उसके पीछे नहीं थे? कानेकी कहता है बिल्कुल नहीं। अब वो जब वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तब हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक कुछ दिनों पहले का, जहाँ कानेकी, बेंजो और सुकियामा जाते हैं गूल रेस्टोरेंट में चुपके से क्योंकि कानेकी को मैडम ए को पकड़ना था क्योंकि उसका कनेक्शन था डॉक्टर कानो से और वही उसे रिजे की इंफॉर्मेशन दे सकता था। अब वो वहां पहुंचता है तो वहां मैडम ए के साथ साथ कई और सारे भी गूल्स आए थे। कानेकी स्टेडियम के बीच में जाता है, उन्हें लग रहा था कि आज वो उनका डिनर है, लेकिन फिर सुकियामा अनाउंस करता है कि आज हमारे मास्टर की विश है कि आप सब लोग यही मारे जाओ। और तभी कानेकी उछल कर आता और कहता है तुम सबके सब कातिल हो और इसीलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। और अब वो उन सब पर अटैक करना चालू कर देता है। फिर वो जाता है मैडम ए के पास उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड्स थे जो कानेकी के अटैक भी ब्लॉक कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को भी कानो ने रिजे की बॉडी की मदद से गूल बनाया था। अब उन दोनों के इंटरफेरेंस की मदद से मैडम ए वहां से निकल जाती है। हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है तभी उनके रास्ते में आता है कई बंदे में से एक बंदा जिससे वो अभी मिलके आ रहे थे और वो फिर कानेकी पर हमला करने लगता है बिकॉज ही डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड। अब कानेकी भी उसके अटैक्स अच्छे से डॉज वॉच करता है इजीली। अब वो मान ही नहीं रहा था। उसके बाद कानेकी फिर उसे काउंटर करके नीचे पटक देता है। वो कहता है तू मुझे किसी की याद दिलाता है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कानेकी कहता है क्या वो रिजे थी? तभी वो एकदम से रुकता है लेकिन कुछ कहता नहीं है और फिर वो वहां से चला जाता है। कानेकी समझ जाता है कि रिजे यहाँ पर भी होकर गई है। अब कानेकी अपने घर वापस जाता है। यस, हमें दिखाया जाता है कि उसने 6th वार्ड में अपना एक घर बना रखा है काफी अच्छा सा, और उधर उसके साथ बेंजो, उसके कुछ बंदे और हिनामी रहते थे। और हिनामी सिर्फ कानेकी के लिए योशिमुरा के कॉफी शॉप को छोड़कर आई थी। अब कानेकी उसके बाद जाता है इतोरी से मिलने के लिए और उसे पूछता है कि अगर उसे मैडम ए
और डॉक्टर कानो के बारे में कुछ भी पता है तो वो उसे पता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। बस वो कहती है कि मुझे डॉक्टर कानो के बारे में इतना ही पता है कि वो पहले सीजीजी के लिए काम करते थे और शायद वहीं से उन्होंने गूल्स को ऑपरेट करना सीखा है। उसके बाद उसने सीजीजी को छोड़कर अपने बाप का जो हॉस्पिटल था वो संभालना चालू कर दिया। तभी वहाँ एंट्री होती है निको की और काने की उसे देखकर हैरान हो जाता है। इतोरी कहती है चिल काने की, ये हमारे लिए खतरा नहीं है। निको कहता है अरे मैं आओगिरी ग्रुप में कभी था ही नहीं, मैं तो बस वहाँ यामोरी के लिए था और उसके मरने के बाद मेरा उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी कानी की सोच रहा था कि उसे इसे मार देना चाहिए। निको कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आगरी के बारे में, शायद उसके बाद तुम मुझ पर भरोसा कर लो। फिर वो बताता है कि वहाँ 11th वार्ड में सीजीजी को बुलाने का वो पूरा आओगिरी का प्लान था। और हाँ, एक बार ततारा ने मुझे ये भी बताया था कि आओगिरी का असली एम पता है क्या है। वो कहता है स्मोक आउट द लायर। निको कहता है बात समझ में आई, बात जरा ऊपर लेवल की है इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आई थी। फिर निको कहता है चलो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। और फिर वो उसके कान के पास आती है और उसे बताती है जो उनका लीडर है द वन आइड आउल, उसका नाम है। और यही सीन कट जाता है। देखो अभी हमें तो नहीं बताया गया है उसका नाम, लेकिन आकानिकी को पता चल गया है एंड ही वाज आल्सो वेरी शॉक्ड। फिर तोरी उसे ये भी बताती है कि 7th वार्ड में एक रैबिट मास्क में कोई गूल आया है जो कि काफी सारे सीजी इन्वेस्टिगेटर्स को मार रहा है। कानिकी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि रैबिट मास्क, कहीं ये तोका तो नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि 7th वार्ड में 2 इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं, एक सीनियर और एक असिस्टेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर। और तभी वहां वो रैबिट गूल आता है और एक ही झटके में उन्हें उड़ा देता है, यहाँ तक कि वो अपनी क्विंकी तक निकाल नहीं पाते। सो आई थिंक ये काफी स्ट्रॉन्ग गूल है, ये तोका तो नहीं हो सकती। और इसका मास्क भी देखोगे ये तो ब्लैक है ना कि व्हाइट। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेंजो और कानी की दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और कानी की उस समय एकदम सीरियस था और उसे सही से धुने जा रहा था, यहाँ तक कि फिर वो उसे बिल्डिंग से नीचे भी फेंक देता है। लेकिन बाद में फिर वो उसे जाकर बचा लेता है। फिर वो वापस घर जाते हैं, कानी की शावर ले रहा था। कई बेंजो देखता है कि हिनामी काफी सैड बैठी हुई थी और इधर वो काफी अकेली थी क्योंकि कानी की भी अपने काम में ज्यादा बिजी रहता था। फिर बेंजो से पूछता है कि तुम तोका के प्लेस से यहाँ क्यों चली आई। वो कहती है सिर्फ कानिकी के लिए, क्योंकि अब वो पहले वाला कानिकी नहीं, अब वो काफी ज्यादा सैड भी रहता है, इसलिए एक जना होना चाहिए उसके साथ जो उसे सपोर्ट कर सके। फिर वहां आता है सुकियामा और वो अपने साथ फूल लाया था जिसमें से एक फूल वो इनामी के बालों में लगाया था और कहता है ना यू बिकेम अ वुमन। एंड फिर उसके बाद वो एक फूल ले जाता है और बेंजो के सर में भी लगा देता है और कहता है बेंजो नाउ यू बिकेम अ ग्रोन अप मैन। बेंजो कहता है साले मैं पहले से ही मर्द हूँ। वैसे सही बताऊं तो यार ये सुकियामा कुछ अलग ही आइटम है, कड़क कैरेक्टर बनाया है, कुछ भी कहो। उसके बाद कानिकी, बेंजो और सुकियामा बैठकर बात कर रहे थे और कानिकी उन्हें बताता है कि इतोरी को डॉक्टर कानो और मैडम ए के बारे में कुछ नहीं पता। फिर सुकियामा कहता है कानिकी मैं एक सजेशन दूं, हम लोगों को 20th वार्ड दोबारा एक बार विजिट करना चाहिए, उधर के हॉस्पिटल में जहां तुम्हारा इलाज हुआ था। हो सकता है कानो के हॉस्पिटल से हमें उधर उसके बारे में कुछ पता चल जाए। कानिकी कहता है वैसे तुम सही कह रहे हो, वैसे मुझे भी कुछ चेक करने के लिए जाना है 20th वार्ड। फिर कानिकी हिनामी से पूछता है तुम भी हमारे साथ चलोगी, एंड वो ये सुनकर खुश हो जाती है। एंड देन अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि वो 20th वार्ड के हॉस्पिटल पहुंच गए थे। कानिकी ने अपने सर पर ब्लैक हेयर की विग लगा रखी थी। तभी डॉक्टर कानो की नर्स उसे वहां पहचान लेती है और उससे बातचीत करके उसे पता चलता है कि जो डॉक्टर कानो है वो काफी दिनों से जर्मनी में है अपने काम के सिलसिले में। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है तोका जो कि अपने स्कूल के लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और जोरों शोरों से उसकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चल रही थी। फिर वो बाहर आती है ड्रिंक लेने के लिए और तभी वहां उसे मिलने आती है हिनामी। अब वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। वो उससे पूछती है क्या वो भी यहाँ है। वो कहती है हाँ कानिकी भी आया लेकिन वो किसी काम से अभी गया हुआ है। तभी उसकी दोस्त आती है और वो कहती है उस लड़के ने तुम्हें ये देने को कहा था और वो एक रैबिट का की चेन था। अब तो वो भाग कर जाती है बाहर, लेकिन तब तक कानिकी वहां से जा चुका था। हम देखते हैं कि कानिकी बेंजो के साथ खड़ा होता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तोका इस गूल वाली साइड में दोबारा घुसे, इसलिए जितना हो सके मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। बेंजो तो बताता है कि मैंने कुछ दिनों पहले की सारी फ्लाइट्स देख ली हैं लेकिन उसमें कहीं भी डॉक्टर कानो का नाम नहीं है। कानी कहता है इसका साफ मतलब है या तो डॉक्टर कानो ने अपनी नर्स को झूठ बोला है या तो उसकी नर्स उसके कहने पर हमें झूठ बोल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी नर्स ने डॉक्टर कानो को फोन करके बता दिया था कि कानिकी उसे मिलने के लिए आया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कानो अपनी सीक्रेट लैब में था और वहां मैडम ए के बॉडीगार्ड भी थे। तभी वो देखता है कि उसका एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। वो कहता है शिट, चलो कोई बात नहीं, मुझे अब थोड़ा वेट करना होगा जब तक रिजे का काकुए दोबारा रीजनरेट होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रिजे अभी भी जिंदा है।
और उसने उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वहां कैद कर रखा है और इसी की यूज से वो एक के बाद एक गूल्स बनाए जा रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है सीजीजी ऑफिस, जहां एमोन आकिरा और उसके साथ हीदे उस ब्लैक रैबिट पे रिसर्च कर रहे थे। एंड देन हीदे अपनी एक्सप्लेनेशन देता है फुल रिसर्च के साथ और वो कहता है मुझे लगता है कि जो इसकी अटैकिंग एबिलिटी है और जो इसकी कागुने है वो थोड़ा बहुत अलग है अपने दूसरे वाले रैबिट से, इसलिए मुझे लगता है ये वो रैबिट गूल तो नहीं है। और उसकी ये नोटिसिंग स्किल्स देखकर अकीरा काफी शॉक हो जाती है। तभी वहां आता है शिनोहारा और वो उन्हें बताता है कि मुझे एक एक्सीडेंट के बारे में पता चला, एक लड़की के ऊपर स्टील फ्रेम्स गिर गए थे और उसके साथ एक लड़का भी था जिसके अंदर उसके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करके उसे बचाया था। हो सकता है कि वो लड़की शायद बिंज ईटर हो। और हाँ, फाइल से पता चला है कि उस लड़की का नाम था कार्नेगी केन। और एक और अजीब बात है कि उस दिन के बाद ही जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, डॉक्टर कानो, उसका भी कुछ अता पता नहीं है और ना ही उस बिंज ईटर और कार्नेगी को कुछ अता पता है। ये तीनों के तीनों ही गायब हैं। मुझे तो कुछ इसमें दाल में काला लग रहा है। तभी ईदे कहता है मैं कार्नेगी को जानता हूँ, वो मेरा क्लासमेट था एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तभी हमें दिखाया जाता है कि कार्नेगी अपनी टीम के साथ डॉक्टर कानो की नर्स को पकड़ने के लिए आया था। उसे यकीन था कि ये झूठ बोल रही है और इसे कानो के बारे में कुछ ना कुछ पता है। अब जैसे ही वो जाने वाले थे उसे पकड़ने के लिए, तभी वहां आओगिरी के बंदे आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए और फिर कार्नेगी की टीम भी वहां पहुंच जाती है। तभी वो बंदा कार्नेगी को देखकर कहता है तुम तो वही हो जिसने यामोरी को मारा था। और फिर वो रोने लगता है और कहता है यार, यामोरी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं डिटेंशन सेंटर से बाहर आऊंगा तो वो मुझे टॉर्चर करेगा। तभी ऊपर से छलांग मारकर एक और गूल आता है और वो और कोई नहीं, साची था। एंड देन फिर वो कार्नेगी और उसकी फाइट होती है और भाई वो अपनी पावर से एक ही पंच में कार्नेगी की हड्डियां तोड़ देता है। उसके बाद सुकियामा उस दूसरे वाले बंदे से फाइट करता है और बाकी के बंदे उसके बाकी के बंदों से फाइट करते हैं। अब कार्नेगी अपने आप को हील करता है और कागुने निकालता है और फिर साची भी अपनी कागुने निकाल लेता है और अब उन दोनों में सही से बजती है। लेकिन साची काफी पावरफुल था और वो कार्नेगी पर भारी पड़ रहा था। वो फुल पावर से कार्नेगी को एक खींच कर पंच मारता है जिससे कि वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो कहता है तो तुम क्या सोच रहे थे कि तुम इस ताकत से तुम आओगिरी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को गिरा दोगे? कसम से तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और उसके बाद वो नर्स को उठाकर वहां से निकल जाते हैं। हमें दिखाई जाती है मैडम है जो कि अपने घर में बैठी हुई थी। एंड देन फिर उसे एक कॉल आता है और वो जल्दी से वहां तैयार होने लगती है, अपनी विग वगैरह लगाती है। तभी उसकी एक बॉडीगार्ड वहां आती है और उससे कहती है अभी आप बाहर नहीं जा सकती, वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। वो कहती है नहीं, मैं अपने ह्यूमन पेट्स को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अब हमें दिखाया जाता है इसका पास्ट, जब ये काफी गरीब थे और इसके लाले पड़े हुए थे। तो एक दिन ये डॉक्टर कानो को सड़क पर देख लेती है तो वो उस पर अटैक कर देती है, ये सोचकर कि वो उसके पैसे वैसे चुरा लेगी। लेकिन कानो अमीर ऐसी थोड़ी ना बन गया, दिमाग है। उसके साथ थे उसके बॉडीगार्ड जो कि उसमें सही से बजा रहे थे। लेकिन उसके बाद डॉक्टर कानो ने इसे मारा नहीं बल्कि इसका यूज किया, इसे सारी सुविधाएं दी, अपने साथ शामिल किया और इसे फिर वो गूल रेस्टोरेंट की पार्टीज वगैरह में बेचता था अपने काम के मतलब से। और इसने ही उसे ये ह्यूमन पेट्स बना कर दिए थे और ये बॉडीगार्ड्स भी। अब अपने बॉडीगार्ड के मना करने के बाद भी मैडम है वो जाती है अपने पेट्स को लेने के लिए जो कि एक शिप के कंटेनर वगैरह वाले जगह में थे। अब जैसे ही वो उसके अंदर एंट्री करती है तो वहां पहले से ही सुकियामा बैठा हुआ था। उसके बाद जो उसकी बॉडीगार्ड थी वो उसे वहां से लेकर निकल रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कार्नेगी और उसकी टीम ने वो पूरी जगह घेर ली थी। इसलिए फिर उसकी बॉडीगार्ड कहती है फादर ने कहा था कि अगर ज्यादा दिक्कत हो तो तुम्हें छोड़कर मैं भाग जाऊं, और इसीलिए फिर वो उसे छोड़कर वहां से भाग जाती है और कार्नेगी और उसकी टीम उसे पकड़ लेते हैं। अब उस दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस कॉफी शॉप एंटेकू में आता है शिनोहारा ज्यूजो के साथ। उसे पता चला था कि कार्नेगी यहाँ काम करता था तो उसकी पूछताछ के लिए वो वहां आता है, आराम से 2-4 कॉफी और सैंडविच पेलता है। उधर वो तोका से भी बात करता है, लेकिन कहीं वहां सिचुएशन थोड़ी इंटेंस होने लगती है। लेकिन तभी बीच में आ जाता है योशिमुरा और वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है और उन्हें थोड़ा बहुत कार्नेगी के बारे में ऐसी झूठ मूठ बता देता। अब शिनोहारा वहां से निकलता है तो वो कहता है मुझे लगता है जो भी इसने कहा वो सब तो सच नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसने झूठ बोला है और मुझे लग रहा है ये किसी चीज को तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर किससे? अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है तो एतो के साथ वही बंदा बैठा हुआ था जिसने अभी कार्नेगी से लड़ाई करी थी और वो उस नर्स को उठाकर लेकर आए थे। अभी इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है नाकी। कहीं वहां आता है तात्रा और एक पैर फेंक कर देता है और कहता है उस नर्स को टॉर्चर करने के बाद उसने मुझे डॉक्टर कानो की लोकेशन के बारे में बता दिया। इससे पहले इन्वेस्टिगेटर वहां पहुंचे, हमें उसे लेकर आना होगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इन्वेस्टिगेटर अमोन और बाकी सब कानो को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे
अब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर कानू ने कई सारी प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी और इसीलिए वो कंफ्यूज थे कि साला वो इन सारी प्रॉपर्टीज में कहीं भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो और ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर कानू ने एक और प्रॉपर्टी खरीद रखी है, लेकिन वो किसी और के नाम पर है। और तभी उन्हें शक होता है कि हो सकता है कि वो यहाँ हो। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कानिकी को, जो पिछली बार साची से पिटने के बाद अब वो ट्रेनिंग कर रहा था। फिर वहाँ सुकियामे भी आता है और वो फिर उसके साथ काफी सीरियस ट्रेनिंग करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कानिकी की पूरी टीम मैडम ए के साथ डॉक्टर कानू के मेंशन में आते हैं। अब वो अंदर जाकर छानबीन कर रहे थे और तभी कानिकी को एक बुक मिलती है और उसके अंदर एक फोटो थी। कानिकी देखकर कहता है इस मेंशन में पहले कोई और फैमिली रहती थी। फिर वहाँ उन्हें उस मेंशन के अंदर एक बेसमेंट मिलता है और जब वो उस बेसमेंट में चल रहे थे तब सकियामा उसे बताता है कि इस घर में पहले एक फैमिली रहती थी। फिर एक दिन एक पागल गूल ने आकर यहाँ अटैक कर दिया और उनके माँ बाप को खा लिया और फिर वो बच्चियां कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ खड़े खड़े वहाँ चुपचाप देखने के अलावा। जब तक इन्वेस्टिगेटर आए तब तक वो गूल उनके माँ बाप की आधी से ज्यादा बॉडी खा चुका था। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर्स उन बच्चों को अपने साथ ही ले गए। बेंजो कहता है यार बहुत देर हो गई चलते हुए इस बेसमेंट में, लेकिन डॉक्टर कानू का कुछ अता पता ही नहीं है। तभी कानाकी गुस्से में मैडम ए को डराने के लिए सामने हमला करता है और कहता है तुम हमसे झूठ बोल रही हो। वो कहती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, वो यही होना चाहिए। तभी वो नोटिस करते हैं कि उसके हमले से वो दीवार टूट गई थी और उसके अंदर कोई चीज थी जो कि हिल रही थी। सुकियामा कहता है मैंने पहली बार देखा है, मैं जानता हूँ ये क्या है। इट्स अ आरसी सेल वॉल, एक वॉल ऑफ मीट जिसे कागुने से बनाया जाता है। इट्स सेम एज क्विंकी, ये ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है और अपने आप रीजनरेट भी हो जाता है जब भी ये कागुने के कांटेक्ट में आता है। इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट डेवलप्ड बाय गूल्स। पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये वॉल यहाँ क्या कर रही है, ये तो सिर्फ 24th वार्ड में ही थी। ये डॉक्टर कानो तो बहुत ही खतरनाक है अगर वो इस लेवल तक जा रहा है। अब हम देखते हैं कि कानो कैमरा से उन सबको देख रहा था और फिर वो कुरो और शीरो अपने दोनों गूल्स को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है। असलियत में इस ब्लैक वाली गूल का नाम है कुरोना, शॉर्ट में कुरो, बिकॉज जैपनीज में कुरो का मतलब होता है ब्लैक एंड इस व्हाइट वाली का नाम है नाशिरो, शॉर्ट में शीरो, क्योंकि जैपनीज में शीरो का मतलब होता है व्हाइट। और इसीलिए तुमने नोटिस नहीं किया होगा बट सिंचैन के डॉग का नाम भी शीरो था बिकॉज वो भी व्हाइट था। और हाँ ये वो दोनों ही लड़के हैं जिनके पेरेंट्स को गूल्स ने खा लिया था और हाँ ये उन्हीं का मेंशन है। बट हाँ अब डॉक्टर कानू ही उनका बाप है, वो पता लगेगा आगे कि क्या हुआ इनके साथ। अब वो अंदर चल रहे थे तभी वहाँ एक बेसमेंट में पानी सा आता है और उसमें से एकदम से एक गूल निकलकर बेंजो की टांग पकड़ लेता है। तभी कानिकी उस पर हमला करके बेंजो को बचा लेता है। कानिकी कहता है तो यही है डॉक्टर कानू के फील्ड एक्सपेरिमेंट, अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई होती तो मेरा हाल भी इन्हीं की तरह होता। अब आगे आती है कुरो और शीरो उन दोनों को रोकने के लिए। अब कानिकी उधर से जंप मार कर निकल जाता है और बाकी के लोग उन्हें संभालते हैं। अब सुकियामा उन दोनों से लड़ रहा था तभी वहां एंट्री होती है नाकी की और वो समझ जाते कि साला आओगिरी के बंदे भी यहाँ आ चुके। तभी हम देखते हैं कानिकी के पास भी हाची आ गया था और अब इन दोनों की फाइट चालू होती है और इस बार कानिकी काफी कामली उसे लड़ रहा था और उसके सारे मूव्स को रीड करके उन्हें काउंटर कर रहा था। और वो सोचता है उसकी आंखों पर हमला करने की, लेकिन जैसे ही वो जाता है वो अपना सर बीच में अड़ा देता है जिससे कि उसकी उंगलियां टूट जाती हैं। वो समझ जाता है इतना आसान नहीं होने वाला इसे हराना। दूसरी तरफ नाकी और सुकियामा की फसड़ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कानिकी अब अपनी फुल कागुने एक्टिवेट करता है और अब वो साची को चीर रहा था। जो उसने ट्रेनिंग की थी सुकियामा के साथ उसे उसका फल अभी मिल रहा था। अब कानिकी साची पर चिल्लाता और कहता है साले तू होल्ड बैक क्यों कर रहा है, अपनी पूरी पावर से लड़ना मेरे सामने। अब उसके होल्ड बैक करने से कानिकी को गुस्सा आ रहा था, इसलिए अब वो उस पर अटैक करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ ये तो भी आ गया था और अब हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन वो एकदम से ही वहां से गायब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं तो वो बेंजो की साइड में खड़ी हुई थी और फिर वो उसे कहती है यू ड्रॉप समथिंग, आई थिंक योर बोन्स। और तभी बेंजो जब देखता है तो उसने उसका पेट चीर कर उधर से हड्डियां निकाल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कानिकी ने हाची को पूरी तरह घायल कर दिया था। अब कानिकी इस वक्त अपने होश भी खो बैठा था और फिर वो उसके पास जाता है उसे खाने के लिए, लेकिन तभी हाची उसका मुंह पकड़ लेता है और फिर वो अपनी कागुने से उस पर हमला करता है, जिसके बाद वो जमीन तोड़ते हुए नीचे जाकर गिरता है। तभी कानिकी को आवाज आती है तो मुझे ही ढूंढ रहे थे ना, लो मैं आ गया। और तभी वो देखता है तो वहाँ डॉक्टर कानो खड़ा था और तभी सामने उसे उस कंटेनर में रिजे दिखती है, जिसे देखकर वो हैरान था कि वो अभी भी जिंदा है। अब उसे समझ आ रहा था कि डॉक्टर कानो
रिजे का यूज करके और गोल्स बनाए जा रहा था। डॉक्टर कानो उसे बताता है कि कानेगी, यू आर अ स्पेशल, मेरे इतने एक्सपेरिमेंट में यू आर द बेस्ट प्रोडक्ट जो इतने लेवल तक पहुंच गया है। कानेगी याद करता है कि उसने गूल बनने के बाद क्या क्या सहा है। वो कहता है, यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर अ क्रेजी सन ऑफ अ बिच। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज और तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, मेरे साथ आउगरी को ज्वाइन करो। कानेगी साफ मना कर देता है। कानो कहता है, तुम मना इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें असली सच नहीं पता इस दुनिया का। तुम्हें पता है कि ये आउगरी असल में योशिमुरा की वजह से बना। अब कानेगी ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। डॉक्टर कानो कहता है, तुमसे बहुत कुछ छुपाया गया है कानेगी, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है। अभी तक तुम अंधेरे में थे, कम ऑन मेरे साथ आओ और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस दुनिया का असली सच। तभी कानेगी उसे अपना आंसर देने ही वाला होता है कि तभी जो सामने रिजे की बॉडी थी उसका शीशा एकदम से टूट जाता है और हम देखते हैं कि वहां योमो आ गया था। वो कहता है, संभल के कानेगी, यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स आ गए हैं। देन वो रिजे को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। अब कानेगी जाता है सीधे डॉक्टर कानो पर अटैक करने के लिए, लेकिन साची बीच में आकर उसे पीछे फेंक देता है और डॉक्टर कानो को लेकर वहां से वो निकलने लगता है। निकलते निकलते डॉक्टर कानो एक बटन दबाता है और उसके सारे जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट गोल थे वो उन सबको आजाद कर देता है और फिर कहता है, कानेगी ये सब भी तुम्हारे भाई बहन जैसे ही हैं। कानेगी पागल हो जाता है और उन सबको मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स अंदर घुस चुके थे और जो ज्यूजो था उसे मिलती हैं वो दोनों बहनें, कुरो और शीरो। और फिर हम देखते हैं कि ज्यूजो उन दोनों को पहले से जानता था। वो दोनों कहती है कि हमने अब अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़कर गूल साइड को अपना लिया। ज्यूजो कहता है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं तुम्हें मार दूं। अब जहाँ सुकियामा और नाकी लड़ रहे थे वहां आ जाते हैं अमोन और आकीरा। अब सुकियामा नाकी से कहता है कि देखो अब हम अपनी लड़ाई रोकते हैं और फिर वो उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शिनो आ रहा था वो बाकी के एजेंट्स के साथ अंदर जाता है जहाँ कानेगी था और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जो उसकी कागुनी का शेप था वो एकदम अलग हो गया था, बिल्कुल एक सेंटीपीड जैसा। तो कैसी लग रही है मांगा? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, डिस्क्रिप्शन मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। अब कानेगी इस वक्त पूरा बेकाबू हो चुका था, एक बार तुम उसकी शक्ल भी देख सकते हो। अब इस वक्त कानेगी आधा काकुजा की स्टेट में था, पूरा नहीं है क्योंकि उसने अभी अभी ही इसे डेवलप करना सीखा है। अब कानेगी आता फुल स्पीड में शिनोहारा पर अटैक करने के लिए और वो जैसे तैसे उसका अटैक डिफेंड कर लेता है एंड शिनोहारा उसके इम्पैक्ट से समझ जाता है कि भाई ये बहुत ताकतवर है। वो फिर एक्टिवेट करता है अपनी क्विंकी, बोले एकदम अपना पूरा बॉडी सूट वगैरह पहनकर तैयार हो जाता है एकदम राजा बाबू। और अब उनकी बैटल स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ अमोन और नाकी लड़ रहे थे और जो नाकी था वो असलियत में पहले यामोरी का ही पार्टनर था। वैसे तुम इसका ड्रेसिंग सेंस और इसका हेयर स्टाइल के ढंग से देखकर समझ रहे होगे कि ये बिल्कुल यामोरी जैसा ही है। अब आकिरा निकलती अपनी क्विंकी और एकदम से नाकी के अंदर आर पार कर देती है। तभी उस पर सुकियामा आता है हमला करने के लिए, लेकिन अमोन बीच में आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ ज्यूजो उन दोनों बहनों से लड़ रही थी और तभी वो उस पर अटैक करके उसका पेट चीर देती है। और यहाँ से हम जाते हैं फ्लैशबैक में कुछ 3-4 साल पहले, जहाँ में दिखाया जाता है कि ये दोनों बहनें और ज्यूजो तीनों ही सीसीजी के अंडर ही थे और वहां ट्रेनिंग करके ये इन्वेस्टिगेटर बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो ज्यूजो था ना वो काफी अलग था, वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी नहीं आता था, बस ग्राउंड में पड़ा रहता था और चींटियों को देखता रहता था। उन्हें रूमर से ये भी पता चला था कि जो ज्यूजो था उसे असलियत में उसके बचपन में एक गूल ने पाला था, इसलिए वो थोड़ा साइको सा था। तभी वो दोनों उधर के एक गार्ड से मिलती है और वो उन्हें बताता है कि बहुत दिनों से यहाँ कई सारे डॉग्स और कैट्स कोई उन्हें मार रहा है बुरी तरह से। उसके बाद वो क्लास अटेंड करते हैं जहाँ इन्वेस्टिगेटर अमोन उन्हें वहाँ लेक्चर भी देता है और वो दोनों काफी ज्यादा उससे एडमायर थे और वो उसी की तरह बनना चाहते थे और उससे वो गाइडेंस वगैरह भी लेते थे। फिर वो एक दिन नोटिस करते हैं ज्यूजो को जो कि जंगल की तरफ ही घूम रहा था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। फिर उन्हें पता चलता है कि असलियत में वो ज्यूजो ही था जो उन कुत्ते बिल्लियों को मार रहा था बुरी तरह। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ घायल होने के बाद भी ज्यूजो हंस रहा था एंड देन फिर वो चाकू से कुरो की आंख फोड़ देता है एंड फिर वो अपनी जैकेट खोलता है जहाँ कई और सारे उस पर चाकू रखे हुए थे और फिर वो उसे उनकी तरफ फेंक कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब गुस्से में उसकी बहन आती है शीरो उस पर अटैक करने के लिए और ज्यूजो उस वक्त पूरा रिलैक्स खड़ा हुआ था और मौके का इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही वो उसके पास आती है वो अपनी क्विंकी एकदम से उठाकर उसे एक ही स्ट्राइक में चीर देता है। फिर उसी वक्त उन्हें याद आता है वो मोमेंट जब डॉक्टर कानो ने उनका एक्सपेरिमेंट किया था एंड देन फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। कुरो यहाँ पर समझ गई थी अभी वो ज्यूजो को नहीं मार पाएगी और अगर वो बदले की भावना से उसे मारने के लिए भी गई तो वो दोनों मारे जाएंगे। वो सोचती है इससे बढ़िया मैं शीरो को यहाँ से निकाल कर बचा लूं
और फिर वो उसे लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कानिकी को, जिस पर वो गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो इतना तेज था कि एक भी गोली उसे छू नहीं पा रही थी। और इस वक्त कानिकी पूरा पागल हो रखा था और पता नहीं वो क्या क्या बोल रहा था एक ही साथ। उसे सबको बचाना है, ये वो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे उसी वक्त यामोरी का टॉर्चर भी याद आता है और फिर वो शिनोहारा पर अटैक करते हुए कहता है, टेल मी व्हाट्स 1000-7। आई मीन इस मोमेंट पर तुम देख कर बता सकते हो हाउ मच अप ही इज करेंटली नाउ। अब उसे ऐसा देखकर शिनोहारा कहता है, यू आर द मोस्ट स्क्रूड अप गूल आई हैव एवर मेट सो फार। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ सुकियामा की फाइट चल रही थी और तभी सुकियामा सोच रहा था कि कानिकी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहले से, क्योंकि वो इस 6 महीनों से कई सारे गूल्स को खा रहा है और वो अपना पेट भरने के लिए नहीं ऐसा कर रहा था, बल्कि और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि वो आओगिरी को हरा सके। और तभी वहाँ अकीरा एक गैस ग्रेनेड फेंकती है। अब जैसे ही उसमें से गैस निकलती है, उसी के तुरंत बाद सुकियामा और नाकी की जो कागुने थी वो डीएक्टिवेट हो जाती है। अकीरा कहती है, इट्स आरसी सप्रेसेंट स्मोक। ये जैसे ही तुम्हारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी, तुम्हारी आरसी सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज हो जाएंगी। लेकिन अब नाकी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो आता है और अकीरा में सीधा लात मारता है और उसकी टांग काट कर उसका निकाल लेता है ताकि वो अपनी कागुने एक्टिवेट कर सके। तभी वहाँ एमोन आता है गुस्से में और उस पर हमला कर उसे चीर देता है। तभी सुकियामा कहता है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अभी हमारे पास अच्छा मौका है। और उसके बंदे नाकी को उठाकर वहां से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ कानिकी और शिनोहारा लड़ रहे थे और इस वक्त शिनोहारा को मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा था एंड वो अपने माइंड को शांत रखता है। एंड देन उसे एक ओपनिंग मिलती है और वो कानिकी पर एक क्रिटिकल अटैक करके उसे चीर देता है। लेकिन उसके बाद तभी कानिकी अपनी दूसरी कागुने एक्टिवेट कर लेता है। शिनोहारा ये देखकर हैरान हो जाता है कि साला इस पर और कितनी सारी कागुने हैं। हाफ कागुजा होने के बाद भी ये कई फुल कागुजा से भी ज्यादा ताकतवर है। और इस बार कानिकी अपनी फुल पावर के साथ आता है और इस बार वो एक सरप्राइज अटैक करता है, काफी तेज, जो शिनोहारा देख भी नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुकियामा और बेंजो वगैरह सब के सब कानिकी को बचाने के लिए वहां आ रहे थे और इधर एमोन और अकीरा शिनोहारा की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में एमोन को कुरो दिखती है और एमोन उसे देखकर कहता है, तुम तो कुरोना हो ना। तभी वो उसे देखकर वहां से भाग जाती है और जब वो वहां शिनोहारा के पास पहुंचता है तो कानिकी के सामने वहां शिनोहारा बेहोश पड़ा हुआ था। अभी एमोन गुस्से में आता है चिल्लाते हुए आई पैच और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे अपनी कागुनी से डिफेंड करके पीछे उड़ाकर फेंक देता है। अब उसे फाइट करते हुए एमोन बात करता है उससे और उससे कहता है, जब तुम मेरे सामने वहां रोए थे क्या वो झूठ था? क्या तुम भी दूसरे गूल्स की तरह ही हो? फिर उसके पास के हमें कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं कि जिस प्रीस्ट के पास वो रहता था उसे वो एक दिन बच्चों को खाते हुए देख लेता है और फिर उसे पता चलता है कि ये साला प्रीस्ट एक गूल है और वो उन सब बच्चों को पालने के बहाने से यहाँ लाता था और बाद में उन्हें खाता था। फिर वो कहता है, आज तक मेरे अंदर वो क्वेश्चन है कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा और इसका आंसर तुम मुझे दे सकते हो क्योंकि उस दिन तुमने भी मुझे नहीं मारा था। अब कानिकी कहता है, मुझे नहीं पता तुम कब की बात कर रहे हो। तभी वहाँ पीछे से ज्यूजो आता है और उसके चाकू घुसेड़ देता है और फिर एमोन भी उसका फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। फिर वो अपनी तलवार उसके सामने लगाकर रोक देता है और कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम भी दूसरे गूल्स की तरह ही बनना चाहते हो? तभी कानिकी को हल्का सा होश आता है और वो रोने लगता है और कहता है, मुझे अब और लोगों को नहीं मारना है। एमोन कहता है, आई नो। और फिर वो उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और वो कानिकी को चांस देता है वहां से निकलने का। एमोन कहता है, उसे जाने दो, हमें पहले शिनोहारा सर को बचाना होगा। तभी हम देखते हैं कि कानिकी अपने साथियों के पास पहुंच गया था। अब बेंजो जैसे ही उसके पास आता है, कानिकी अपना हाथ उसके आर पार कर देता है बिकॉज वो अभी भी अपने पूरे कंट्रोल में नहीं था और उसके बाद वो अपने ही बंदों पर हमला करने लगता है। लेकिन फिर तभी वो दोबारा से बेंजो को पड़े हुए देखता है और फिर उसे रियलाइजेशन होता है और वो कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं इन्हें बचाने के लिए तो ताकतवर बना था, ना कि इन्हें मारने के लिए। अब वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो बेंजो की कागुने थी वो तभी एक्टिवेट हो जाती है और वो हील हो जाता है। तभी सुकियामा कहता है, वो तो अटैक होने के बाद इसी कागुने एक्टिवेट हो जाती है खुद ब खुद। अब बेंजो हील होकर कानिकी के पास जाता है और कहता है, कोई बात नहीं कानिकी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। और फिर उसके बाद कानिकी का मांस अपने आप गायब होने लगता है और वो होश में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनोहारा उसके हमले से थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ था और बेहोश हो गया था, बाकी उसकी जान को कोई अभी खतरा नहीं था। तभी एमोन जीजो से कहता है, अब से तुम पेयर में काम करोगे किसी भी इन्वेस्टिगेशन में और हमेशा तुम शिनोहारा सर के साथ ही रहोगे उनके बैकअप के लिए, वरना आगे जाकर तुम्हें भी रिग्रेट होगा जैसे मुझे होता है। लेकिन जीजो हंसते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे कोई रिग्रेट वगैरह कोई चीजें फील नहीं होती, अगर वो मर भी गए तो इट्स ऑल राइट। अब तभी ये सुनकर अमोन को गुस्सा आ जाता और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैमरा से
ये सब कुछ एतो और डॉक्टर कानो देख रहे थे। तभी वहाँ कुरो आती है अपनी बहन शिरो को लेकर और डॉक्टर कानो से कहती है इसका जल्दी इलाज करना होगा आपको। डॉक्टर कानो आता है और उसे कहता है इसकी आधा से ज्यादा काकुओ डैमेज हो चुकी है, अब इसे बचाना नामुमकिन ही है, बट कोई नहीं, इसे अब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए और साथी बना दूंगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। अब ये सुनकर कुरो पूरी टूट जाती है। वैसे मैं यार ये देखकर हैरान हूँ कि एनिमे में कितना ज्यादा गलत दिखा है। ये सब जो हो रहा है ना, ये टोक्यो गूल के सीजन 2 में हुआ है। एंड भाई एनिमे में बहुत ज्यादा काटा है। उसमें तो ये दिखाया था कि कानिकी जब वहां से निकलता है तोका वगैरह को छोड़कर वो सीधा आओगिरी को ज्वाइन कर लेता है। एंड भाई सबका क्वेश्चन यही था कि भाई वो आओगिरी को ज्वाइन क्यों कर रहा है, उसने तो अभी पेला है उसे। अब पता चला एनिमे नहीं हगा था। और पता है यहाँ पर भी उसमें क्या दिखा है कि वो बेंजो और सुकियामा के साथ नहीं आया था यहाँ पर, बल्कि आओगिरी की टीम के साथ आया था। आया तो तातरा, वो दोनों तो ओरिजिनली आए भी नहीं है यहाँ पर लड़ने के लिए। एंड भाई आओगिरी को उसने ज्वाइन कर लिया यार, मतलब क्या सोचकर इन्होंने ये डिसीजन लिया था। एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ, एनिमेशन ना उस वक्त के हिसाब से बहुत सही बनाए थे इन लोगों ने, पर पता नहीं क्यों भाई इन्होंने इतना ज्यादा स्टोरी को काटा और हग दिया। क्यों? I mean, तुम अच्छा खासा एक मास्टरपीस बना सकते थे। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि कानिकी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जो बेकाबू होकर उसने बेंजो पर अटैक किया था उसकी वजह से वो अभी भी अपने आप से काफी डिसअपॉइंट था। और सुकियामा उसके रूम में आता है और उसे कुछ बुक्स देकर जाता है पढ़ने के लिए, ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। कुछ भी बोला यार, सुकियामा पूरा ट्राई तो कर रहा है कानिकी का दिल जीतने के लिए। अब कुछ देर बाद हिनामी उसके रूम में आती है और वो वही बुक पढ़ रहा था जो अभी हिनामी भी पढ़ रही थी। कानिकी कहता है मैंने सुना है कि इस बुक की ऑथर अभी मीटअप के लिए आ रही है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? और फिर वो और हिनामी उस ऑथर से मिलने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि उसका ऑथर का नाम था सेन ताकासुकी और वहां पर काफी भीड़ थी उसके सिग्नेचर्स के लिए। उसके बाद उन दोनों की बारी आती है एंड देन फिर वो दोनों उस ऑथर से थोड़ी बातचीत करते हैं, उसका साइन लेकर वहां से आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इवाओ शिनोहारा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। अब शिनोहारा उसे बताता है कि जो हमने जो डॉक्टर कानो के मेंशन पर अटैक किया था, वहां से हमें ना कई सारे लोगों की फाइल्स मिली। हमें ये भी पता चला कि जो काफी सारे मिसिंग लोग थे वो इन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें गूल्स बना रहा था। और इसी फाइल में उस लड़के कानिकी गेन का भी नाम मुझे मिला जो स्टील फ्रेम एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। और इवाओ भी उसे कुछ दिखाता है। वो क्या था, ये देखो ये पिक्चर्स, ये पहली पिक्चर उस आउल की है जिसे हम अभी 6 महीने पहले लड़े थे, और ये वाली पिक्चर उस आउल की है जिससे हम 10 साल पहले लड़े थे। और अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इन दोनों आउल्स में थोड़ा डिफरेंस है। शिनोहारा कहता है कह तो तुम सही रहे हो सकता है कि दो अलग अलग आउल्स हो। फिर हमें दिखाया जाता है अकीरा, अमोन और ताकीजावा ये तीनों जाते हैं साथ में रात में डिनर करने के लिए, और वहाँ ये अकीरा और ताकीजावा दोनों काफी ज्यादा पी लेते हैं। एंड फिर उसके बाद वो दोनों बकवास कर रहे थे, तभी ताकीजावा को कॉल आता है और फिर वो काम के लिए निकल जाता है। फिर अकीरा नशे में अमोन से बात करती है और कहती है आई हेट यू। अमोन कहता है तुम्हारा नफरत करना बनता है बिकॉज मेरी वजह से ही तुम्हारे पापा मारे गए, अगर मैं सही वक्त पर वहां पहुंच पाता तो शायद वो आज जिंदा होते। और फिर अकीरा वहीं गिरकर सो जाती है। फिर अमोन उसे उठाकर उसके घर लेकर आता है और फिर वो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। नशे में उसे दिखता है उसका असली नेचर कि वो आज भी अपने पापा को कितना मिस करती है। और फिर अमोन भी वहीं रह जाता है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि वो वहां पूरी रात पुशअप्स करता है। पता नहीं क्यों, मतलब उसे कुछ जोश सा आ गया था। वैसे मुझे लगा था जोश आने के बाद वो कुछ और ना कर दे, पर चलो अच्छा है उसने पुशअप से ही काम चला लिया। इट्स लाइक अ ऑल्टरनेट एक्सरसाइज। अब जब सुबह अकीरा उठती है तो वो देखती है तो अमोन वहां पड़ा हुआ था। दूसरी दफा हमें दिखाया जाता है कि कानिकी ऊटा के पास जाता है और उसे कहता है कि डॉक्टर कानो ने कहा कि मिस्टर योशिमुरा की वजह से ही आओगिरी बनी है। मुझे अभी भी मिस्टर योशिमुरा के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है, क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो? ऊटा कहता है देखो यार, मुझे योशिमुरा के बारे में तो इतना कुछ नहीं पता है, बस मुझे इतना ही पता है कि वो 10 साल पहले इस 20th वार्ड में आए थे और उन्होंने इधर कॉफी शॉप खोली और उसके बाद उन्होंने कई गुल्स की मदद भी की। बस इतना ही मुझे पता है। बाकी अगर तुम मुझसे योमो के बारे में पूछो तो मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता है। फिर वो उसे बताता है कि कुछ सालों पहले मैं 4th वार्ड में रहता था और मैं एकदम पागल सा बेकाबू सा गूल था और मेरा जिसका भी मन करता था मैं उससे भिड़ता था, उसे मारता था। तभी एक दिन मेरा सामना एक गूल से होता है जिसका नाम था रेंजी योमो। एंड भाई वो काफी ताकतवर था। उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर जब मैंने उससे बातचीत करी तो मुझे पता चला कि उसे काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां उस वार्ड में आते हैं 2 इन्वेस्टिगेटर, कीशो अरीमा
और उसके साथ उसका पार्टनर ताके हिराको। और ये बात आई थिंक लगभग 8-9 साल पुरानी है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ इन्वेस्टिगेटर उनके वार्ड में घूम रहे थे, तभी वहाँ एक लड़की खड़ी होती है और वो उन्हें अपने पास बुलाती है। अब जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तभी हम देखते हैं कि ऊटा आकर उन दोनों को चीड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी पूरी एक गैंग थी। फिर ऊटा को ये भी पता चलता है कि उस वार्ड में ज्यादा किलिंग होने की वजह से यहाँ सीसीटीवी वालों ने इन्वेस्टिगेटर्स भेजे हैं इस एरिया को क्लीन करने के लिए। पीछे से योमो कहता है उन्हें जो लीड कर रहा है वो है कीशो आरिमा, इज असिस्टेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर। ऊटा कहता है सिर्फ 22 साल की उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट, क्या बात है। योमो कहता है वो सिर्फ मेरा शिकार है, मैं उसे मारूंगा। वो उससे पूछता है इतना इंटरेस्ट क्यों। उसके बाद योमो उसे बताता है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं था और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसके साथ वो रहता था। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि एक 16 साल के इन्वेस्टिगेटर ने उसकी बहन को मार दिया और वो था आरिमा। तब से ही मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब वो वहाँ प्लान बनाते हैं और फील्डिंग बिठाते हैं उन सारे इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, और वो मौका देकर तब अटैक करते हैं जब उनके साथ आरिमा नहीं होता। अब वो उन पर चढ़कर उन पर हमला करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एंट्री होती है आरिमा की। उसे देखकर योमो पागल हो जाता है और सीधा आता है उसके पास भागते हुए और उस पर अपना अटैक करता है। लेकिन उससे आरिमा अपने क्विंकी से ब्लॉक कर देता है और आरिमा कहता है ये कागुने मैंने पहले भी देखी हुई है, यानी कि तुम अपने किसी फैमिली मेंबर के रिवेंज के लिए आए हो। अब आरिमा अपना दूसरा बैग खोलता है और उसमें से निकालता है एक दूसरी क्विंकी और उससे वो उस पर अटैक करता है और वो एकदम खतरनाक, उसमें से कुछ बिजली सा निकल रहा था। लेकिन योमो काफी फास्ट था और वो उसे डॉज करते हुए उसके पास आ रहा था। अब जैसे ही वो उस पर आता है छलांग मारकर अटैक करने के लिए, तभी आरिमा कहता है अब हिराको, और अब उसका पार्टनर एकदम से सरप्राइज अटैक कर योमो को चीर देता है। दूसरे इन्वेस्टिगेटर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि साला इसने अपने पार्टनर को इस सिचुएशन तक के लिए तैयार कर रखा है। आरिमा कहता है इस अटैक में तो 0.1 सेकंड लेट थे हिराको। अब योमो नीचे गिरे हुए कह रहा था मेरी बहन को वापस करो, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ बीच में एंट्री होती है एक बंदे की काली टोपी में। एंड गेस करो ये कौन हो सकता है? इट्स योशिमुरा। और किसी की में इतना दम नहीं भाई। और फिर वो आरिमा वगैरह पे हमला करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे योमो वगैरह वहां से निकल पाते हैं। उसके बाद योशिमुरा योमो को अपने साथ ले जाते हैं। वहां वो फिर उनकी कॉफी शॉप पर काम भी करता है और उनकी वजह से योमो उस दिन के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गया। फिर ऊटा कहता है गाने की पता है ये जो मेरा टैटू है मेरी नेक पर, ये लैटिन में लिखा हुआ है, पता है इसका मतलब क्या है? आई कैन नॉट लिव विद यू नॉर विदाउट यू। अब ये थोड़ा सा इसने बढ़िया सा डायलॉग मारा है और इसका मतलब है कि जो गूल्स हैं वो इंसानों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो उन्हें मारना चाहते हैं, पर वो इंसानों के बिना रह भी नहीं सकते क्योंकि वरना वो भूख के मारे मर जाएंगे। फिर वो गाने से पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो? गाने कहता है अभी तो मैं जाकर योमो से मिलकर उससे बात करूंगा। एंड देन फिर वो वहां से चला जाता है और यहीं ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ एक मिनट, हम लास्ट में देखते हैं कि सुकियामा इनामी को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा है। यार इस बंदे पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। वैसे कुछ भी बोलो यार, एंटरटेनमेंट यही दे रहा है पूरी सीरीज में, क्यों? सो कैसा लगा ये पार्ट तुम्हें? अगर अच्छा लगा है तो शेयर करो, अपने इंस्टा आईडी पे लिंक लगाओ, स्टोरी डालो या फिर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करो। मुझे नहीं पता, बस शेयर हो जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, जो इसका अगला पार्ट होगा वो आखिरी होगा इस टोक्यो गूल मांगा का। उसके बाद हम कवर करेंगे इसका जो सीक्वल है टोक्यो गूल री, और उसमें कुछ अलग नहीं है, इसकी कहानी को ही आगे कंटिन्यू करता है। इट्स लाइक नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन। तो चलो वेट करना, अब दोबारा सैटरडे को ही मिलेंगे। और हाँ, अगर कोई फीडबैक देना है तो कमेंट्स को लें। आज के लिए पॉज करते हैं। आरिगातो।